बच्चों फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम एसआई यूनिट्स स्टार्ट कर चुके थे और एसआई यूनिट्स के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने देख लिया था। आज फिर उनको एक बार दोबारा से देख लेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था एसआई यूनिट्स के सातों फिजिकल क्वांटिटी को 1971 में सीजीपीएम हुआ था और उसमें सीजीपीएम जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने एसआई यूनिट को डिस्कस किया था और सातों बेस यूनिट लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी, इन सब की हमने बात की थी और इनके सिंबल्स को भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, इनके सिंबल को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दो यूनिट्स और भी थे। कौन कौन? एक तो था हमारा प्लेन एंगल डी थीटा और दूसरा था सॉलिड एंगल डी ओमेगा। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था। डी थीटा क्या होता है? डी थीटा होता है हमारे पास आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सपोज ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में ये हमने आर्क लेंथ ले लिया ds और इसका रेडियस r है सपोज, तो ये एंगल जो बन रहा है डी थीटा, ये डी थीटा जो है ये क्या है? ds बाई आर, क्योंकि थीटा इक्वल टू l बाई आर होता है, हमें पता है। तो डी थीटा इक्वल टू ds बाई आर। तो ये हमारे पास डी थीटा है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है रेडियन। ओके, ये भी हमारा एक बेस यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी ओमेगा। सेम चीज को हमने जो ये सर्कल में हम देख रहे हैं ना, इसी को हमने स्फीयर के लिए कर दिया। तो हमने स्फीयर एक एरिया ले लिया जिसको डी ए एरिया है और ये हमारे पास सपोज हमारा सेंटर है, सी सेंटर, ओ सेंटर है और इस ओ सेंटर से हमने इस चारों पॉइंट को मिला लिया। तो ये जो एरिया है इसका जो रेशियो है हमारा रेडियस के साथ डी ए बाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो इंटरसेप्टेड एरिया है, यही हमारा डी ओमेगा यानी कि सॉलिड एंगल कहलाता है। ये नाम एंगल है, ध्यान देना इस बात को आप लोग कि नाम एंगल है बट ये है एक एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया है ये। ओके, दैट इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? स्टेडियन। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग सातों बेस क्वांटिटी का एक बार बहुत शॉर्ट में डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसे ये डिफिनेशन कहीं आपको उतना यूज में नहीं आएंगे बट रफली एक बार देख लेते हैं कि सेकंड किसको हमने माना था, मीटर किसको माना, किलोग्राम, केल्विन या एम्पियर। अभी हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की या इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने जब हम किसी यूनिट मानते हैं, टाइम का एक यूनिट हमने सेकंड माना है, तो कुछ कांस्टेंट माना होगा कि हाँ ये कांस्टेंट हम कभी बदलेगा नहीं, कभी चेंज इसमें दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने एक सीजियम एटम को लिया था जिसका मास नंबर हमारा सॉरी इसका नंबर जो होता है वो 133 है। अब इसके ग्राउंड स्टेट के दो हाइपरफाइन बहुत बहुत छोटे लेवल, दो लेवल को हमने बहुत छोटे लेवल, हाइपरफाइन लेवल्स, इनके बीच का जो ड्यूरेशन था, ठीक है, और उसका इतनावा पीरियड 99192631177 पीरियड को ही हमने बहुत छोटा यूनिट सेकंड माना है। वो सेकंड, द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स। अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। इसका यूनिट क्या है? ऐसे सेकंड है। ओके, ये नहीं, ओके ये गड़बड़ है। इसका यूनिट क्या है? सेकंड है। इसको 1967 में इसका डेफिनेशन दिया गया था, इसका टाइम का सेकंड को इंट्रोड्यूस किया था एसआई यूनिट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट अगर हम मीटर की बात करें तो वैक्यूम में हमारा जो लाइट का जो ट्रेवल है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो उसका जो डिस्टेंस है, पाथ है जो ट्रेवल करता है एक सेकंड के इतनावें हिस्से में, वो उसको हमने कहा था मीटर। ओके, ये 1/2299792 जो 3 × 10⁸ हम बोलते हैं ना, वो यही ये अप्रोक्सीमेट ये है उसके लेंथ को। ये एक्चुअली में 3 नहीं होता, 2.99 समथिंग समथिंग, तो वो वही है। ओके, नेक्स्ट हम किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम हमने एक लिया था प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। इसको रखा था पेरिस फ्रांस में
ठीक है। और इसी के ये जो बेस यूनिट है इसी को हमने किलोग्राम माना था। द किलोग्राम इज अ equal to the mass of the international prototype of the kilogram, that is platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris, France। इसको केजी में, इसको 1889 में हमने इसको किलोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था बेस यूनिट में, यानी कि हमारे एसआई यूनिट के अंदर। केल्विन की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि हमारा तीनों पॉइंट, हमारा वाटर का तीनों जो पॉइंट, तीनों स्टेट जो है कौन कौन से, आइस, वेपर और लिक्विड, तीनों एक ही पॉइंट पे जहां मिलते हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। उसके उस टेम्परेचर के 1/273.16 को हम लोगों ने केल्विन नाम दिया था। एक्चुअली में आपको पता होगा ये लगभग शायद 0.01 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में इतना हमें ऐड करना पड़ता है जब केल्विन करना है, केल्विन में बदलना होता है। और इलेक्ट्रिक एम्पियर के लिए हमने कैसे इलेक्ट्रिक एम्पियर को हमने यूनिट में डाला था, तो हमने दो पैरेलल वायर जो 1 मीटर का दूरी, 1 मीटर अपार्ट है, मतलब 1 मीटर दूरी पे हैं वैक्यूम में, और साथ में दोनों एक दूसरे पे फोर्स, जब इसमें करंट इतना फ्लो कर रहा है कि एक दूसरे पे फोर्स इतना लगा रहा हो 210.7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, तो उस अमाउंट ऑफ करंट को हमने 1 एम्पियर का नाम दिया था। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा जो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसके लिए हमने कार्बन उठाया था, कार्बन के 91 किलोग्राम, उसमें जितने नंबर ऑफ इंटिटीज, एलिमेंट्री इंटिटीज हैं, मतलब जो कंटेन कर रहे हैं, वो 1 मोल कहलाया था। 1 मोल का हमने उसको यूनिट माना था, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंसिटी की बात करें जिसका यूनिट होता है कैंडेला। आपने कैंडेला, मैंने बताया कैंडेला। इसके लिए हमने क्या किया था कि एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन करवाया था जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12, और उसका जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो इतना वाट है पर स्टैडियन, ठीक है। इतना वाट हमारे पास उसकी इंटेंसिटी होती, तो उस इंटेंसिटी के लिए इतनी इंटेंसिटी हो जिससे इतनी पावर निकल जाए, रेडिएंट इंटेंसिटी निकल के आए। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टैटिडियन अभी हमने पढ़ा था ना, ये इस एरिया में, इस इतने एरिया के, ठीक है, वाट पर स्टैटिडियन, तो उस इंटेंसिटी को हमने 1 कैंडेला बताया था। वाट है हमारा पावर, और ये है एरिया। सपोज हमने ये सेंटर में रखा हो सोर्स को जो कि रेडिएट कर रही है, और ये हमारा इतनी इंटेंसिटी है कि इतनी पावर, मतलब यूनिट हमने लिया है, ये यूनिट एरिया लिया है, ये यूनिट पर स्टैटिक यूनिट एरिया लिया, और इस पावर जब यहाँ मेजर कर रहे हैं तो वो पावर इतनी आ रही है 1/683 वाट। तो उस उतनी इंटेंसिटी को हमने 1 कैंडेला दिया ना। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम एरर्स को बाद में देखेंगे, पहले डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं, तो हमने अभी तक हमने 7 बेसिक यूनिट्स की बात की, वही 7 बेसिक यूनिट्स के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाकी क्वांटिटी को, तो हम डायमेंशन है, इस डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसमें हम लोग यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं बल्कि डायमेंशन, मास है तो m लिख रहे हैं, लेंथ है तो l लिखेंगे, टाइम है तो t, करंट है I, टेम्परेचर तो k, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इंटेंसिटी में cd लिखेंगे यानी कैंडेला का, ओके। और ये हम इसके पावर में चढ़ाते हैं। सपोज जैसे ये इसका डिफिनेशन यहाँ देखो क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, दैट इज बेस क्वांटिटी, इसका अगर हम एक्सपोनेंट पावर चढ़ा रहे हैं, पावर दे रहे हैं, दैट इंटर्न्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इसी से डेराइव होके निकल के आएंगे इन टर्म्स ऑफ 7 बेसिक, 7 सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल ऑफ बेस क्वांटिटी। अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं, 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड।
ओके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर फोर्स का डायमेंशन हम पूछ रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन एफ का डायमेंशन क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन तो हमें पता है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का डायमेंशन के लिए हमें एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारा बेसिकली आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल डिस्टेंस बाय टाइम बोलते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलेंगे, या फिर डिस्टेंस बाय टाइम बोल लो, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमारे पास सब कुछ बेस इस फंडामेंटल क्वांटिटी के रेंज में आ गया। डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, ये भी टी, यानी कि एल टी माइनस वन, और ये एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, यानी कि एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल के आया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन करते वक्त हम इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में कई बार रिप्रेजेंटेशन करते हैं कई बुक्स में, और कई बुक्स में नहीं भी करते तो भी चल जाता। मैं यहाँ अभी रिप्रेजेंटेशन बिना स्क्वायर ब्रैकेट के कर रहा हूँ। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का होगा m इंटू एल टी माइनस टू। आई होप क्लियर हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू। वैसे ही अगर हम इसका E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है, इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो E का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? E का डायमेंशन के लिए हाफ, हाफ तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट टर्म है। m का डायमेंशन m है, v का डायमेंशन अभी हमने देखा था एल टी माइनस वन, और इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m एल स्क्वायर टी माइनस टू। ई का डायमेंशन निकल के सामने आ गया। अगर आपको यूनिट पता हो तब भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े इजीली। जैसे वेलोसिटी का अगर यूनिट पता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी का? मीटर मतलब एल, और सेकेंड का मतलब टी, यानी एल टी माइनस वन। वैसे ही एक्सेलरेशन का हमें पता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस टू। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस को, आप लोग के लिए कुछ छोड़ दूँ फिलहाल। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे जी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो जी इज इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन इंटू एम टू। तो अगर जी का डायमेंशन की हम बात करें तो बड़े इजीली निकाल लेंगे। एफ का डायमेंशन हमने निकाल लिया, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एफ का डायमेंशन अभी हमने निकाला था एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्टेंस है, तो इसका एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम, वन एम कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये जी का डायमेंशन है। आई होप क्लियर हो गया। ओके, अच्छा एस का डायमेंशन की बात करो, एक मैं और कैलकुलेट कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू रो जी आर एच बाई टू, ठीक है। तो रो यानी मास बाई वॉल्यूम, मास बाई एल क्यूब। ओके, एस का डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और जी का डायमेंशन, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने देखा था, एक्सेलरेशन का डायमेंशन यही है, एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू। आर का डायमेंशन, आर का एल, एच का भी एल। ये तीनों तो कैंसल्ड आउट हो गए, बचा क्या? एम टी माइनस टू। एस का डायमेंशन नहीं होगा, एम टी माइनस टू। ओके, आई होप क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें क्यू, या तो इसको मैं होमवर्क दे दूं आपको, नेक्स्ट क्लास में आप बता देना, या मैं सॉल्व, अभी सॉल्व नहीं करता हूँ। क्यू हमारा एनर्जी का, ये ए एरिया है, ये तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टेम्परेचर, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो के का डायमेंशन तुम्हें बताना है, क्यू डी डिवाइड बाई ए इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी। क्यू एनर्जी का ले लेना आप,
एनर्जी का अब भी निकाला था mL²T-2, यहाँ पुट कर देना mL²T-2, डी का L डिवाइड बाई ए एरिया है यानी L² होगा। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हम लोगों ने देख रखा है, टेम्परेचर भी हमारा बेस यूनिट में जिसका यूनिट K है, तो यहाँ K लिखना आप, और T का, अच्छा यहाँ θ2 माइनस θ1 है, तब भी हमने, क्योंकि डायमेंशन प्लस माइनस में सेम डायमेंशन ही आपस में जुड़ते हैं, आपस में माइनस हो सकते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम डायमेंशन के जब यूजेस पढ़ेंगे, उनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो उसको भी हम देख लेंगे। तो ये डायमेंशन K ही सिर्फ आएगा और इंटू टी यानी टाइम है। तो ओवरऑल आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और एक होमवर्क भी आप लोगों को दूंगा, ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ। एफ यहाँ ईटा का डायमेंशन आपको निकालना है, ओके, इस फॉर्मूले से ईटा का डायमेंशन, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताना है, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिया हुआ है, 2-4 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ डायमेंशन फार्मूले निकालने हैं। चार्ज Q = IT है, V यानी पोटेंशियल, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ओके, VIT। Q = CB होता है, तो C का हमें डायमेंशन पता करना है। V = RI है, तो R का डायमेंशन क्या होगा। वैसे ये बहुत सिंपल्स है, लेकिन फिर भी आपको, जैसे Q की बात करें तो Q का डायमेंशन क्या होगा, I। करंट का डायमेंशन, हमने करंट का डायमेंशन I का तो हमने ऑलरेडी, हमारा बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी है करंट, तो हम डायरेक्ट ले लेंगे I इंटू टी। ये टाइम ही है, तो और टाइम का हमें टी पता है, तो Q = IT, सिंपल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका IT U = VIT है, ये U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये एनर्जी, चूंकि एनर्जी है तो इसका भी वही होगा डायमेंशन, mL²T-2। तो यहाँ सिंपल आप पुट क्या करोगे, mL²T-2, V का डायमेंशन आपको चाहिए ना, तो V का डायमेंशन आपको चाहिए, इंटू I इंटू टी। I का अभी पता किए हैं, ये बेसिकली करंट ही है, तो I का I ही होगा, और T का अभी देखा T। तो V का डायमेंशन क्या होगा, V का डायमेंशन होगा mL²T-2 डिवाइड बाई IT, जो कि निकल के क्या आएगा, mL² I-1 T-3। आई होप क्लियर होगा यहाँ, ठीक है। वैसे ही कैपेसिटेंस के लिए Q का डायमेंशन अभी हम लोगों ने देख लिया है, V का डायमेंशन भी हमने देख ही लिया, ओके। जस्ट पुट कर दो, आपको C का डायमेंशन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। C का डायमेंशन क्या होगा, जैसे हमने Q/V, Q का डायमेंशन क्या है, सॉरी, हाँ चार्ज है ना, ठीक है, तो ये IT है, और ये हमारा डायमेंशन ये है mL² I-1 T-3। तो इसको फिर सॉल्व कर लो आप लोग, तो फाइनल आप लोगों के पास निकल जाएगा m-1, L और नहीं है तो L-2 होगा, ओके, T-4 और ये +1, सॉरी, T कितना हो गया, -4, तो अच्छा ये, सॉरी, ये I है, I², और ये कितना हो गया, T⁴। तो ये C का डायमेंशन निकल के आ गया आपके सामने, ओके। नेक्स्ट V = RI, इसका डायमेंशन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसका, सॉरी, R का डायमेंशन, चूंकि V का डायमेंशन आपको पता है, I भी पता है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, तो 2 होमवर्क हो गए आपके लिए। एक तो इसका डायमेंशन पता करना है ईटा का, और दूसरा इसका। नेक्स्ट क्लास में इसका रिजल्ट हम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ, और आगे हम लोग डायमेंशन के यूजेस भी पढ़ेंगे, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।